हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्लास हमने क्या पढ़ा था? मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो लास्ट क्लास हमने जो भी डिस्कशन किया था उसमें क्या था, जो चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मोशन कर रहा था। तो आज हम पढ़ेंगे क्या, मोशन ऑफ चार्ज इन परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चार्ज का मोशन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मतलब चार्ज का मोशन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। उसका मतलब ये है, सपोज मैं मान लेता हूं कोई चार्ज है, मास m है, उसका वेलोसिटी v नॉट है, ऐसे डायरेक्शन में मोशन कर रहा था। तो लास्ट क्लास में हमने क्या किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड को इधर की डायरेक्शन में लगाया या अपोजिट में लगाया। बट यहाँ पे सपोज मान लेते इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है। अब हम डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और इसका मोशन किस टाइप का होगा। तो पहले तो पता है कि इसको एनालिसिस करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक्सिस ले रहा हूं। ये है तुम्हारा एक्स एक्सिस, ये है तुम्हारा वाई एक्सिस। ठीक है, अब देखो इसको और फोर्स कौन सा डायरेक्शन लगेगा। ये जो एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो मैं एक्स पैरामीटर लिख लूं सारे एक्स डायरेक्शन में। इनिशियल वेलोसिटी कितना है, यू एक्स, वी नॉट है, और ए एक्स कितना है, 0 है। उसका मतलब क्या, एक्स डायरेक्शन में नो चेंज इन वेलोसिटी, क्योंकि कोई फोर्स तो लग नहीं रहा है, तो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज नहीं होगा। अब वाई डायरेक्शन में बात करते हैं। वाई डायरेक्शन में क्या होगा, देखो वाई डायरेक्शन में क्या होगा, देखो वाई डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, किसके वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से एक फोर्स लग रहा है। कौन सा डायरेक्शन लगेगा, इधर डायरेक्शन लगेगा। तो ये फोर्स कितना लगेगा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से जो फोर्स लगा ए पी कितना लगेगा, फोर्स कितना है, क्यू इंटू ई, और एक्सीलरेशन आ जाएगा वाई डायरेक्शन में कितना है, क्यू ई बाय। उसका मतलब ये हुआ कि वाई डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है कितना है, क्यू ई बाय, जिसके वजह से क्या करेगा, वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी बढ़ेगा। तो जैसे ही वेलोसिटी बढ़ेगा पार्टिकल के पास क्या हो जाएगा, दोनों डायरेक्शन में वेलोसिटी आ जाएगा। एक तो एक्स डायरेक्शन पहले से ही है, वो कांस्टेंट रहेगा क्योंकि एक्सीलरेशन कुछ नहीं है, वो चेंज नहीं होगा। अब वाई डायरेक्शन में एक्स्ट्रा वेलोसिटी आ गया, जिसके वजह से क्या हो जाएगा, पार्टिकल के पास दोनों वेलोसिटी आ जाएगा। ठीक है, अब वाई पैरामीटर लिखते हैं। वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में कितना है, 0 है, एक्सीलरेशन है। तो कुछ टाइम के पास क्या हो जाएगा, पार्टिकल के पास वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी आ जाएगा। तो जैसे ही वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी आएगा तब क्या हो जाएगा, पार्टिकल का मोशन भी वाई डायरेक्शन में होना शुरू करेगा। तो अल्टीमेटली उसका पाथ क्या हो जाएगा, देखो ऐसा हो जाएगा, कुछ ऐसे मूव करेगा। ठीक है, तो किसी पॉइंट अगर देखेंगे, यहां पे अगर देखता हूं, इसके पास दो वेलोसिटी होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में या एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं है। बट वाई डायरेक्शन में कुछ एक्स्ट्रा वेलोसिटी आ जाएगा, वी वाई। ठीक है, अब देखो अगर मैं मानता हूं ये पॉइंट को x, y ले लेता हूं, उसका मतलब क्या, ये जो यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना हो गया, x हो गया, और यहां से यहां तक हाइट कितना हो गया, y हो गया। ठीक, तो मेरा पर्पस क्या है, ये y निकालना है, y और x का रिलेशनशिप निकालना है, ट्रैजेक्टोरी के इक्वेशन निकालना है, vy निकालना है, और ये कितना एंगल बनाएगा, ये सारे निकालेंगे एक एक करके। देखो कैसे निकाल रहे हैं, देखो बहुत इजी है। प्रोजेक्टाइल में से कैलकुलेशन किए, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल जो है एग्जैक्टली सेम है। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में जो कैलकुलेशन था, बस हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल ऐसे आता था और ये उल्टा है, बात बराबर है पूरे पूरे। ठीक है, अब कैलकुलेशन करते हैं। देखो आफ्टर टाइम टी टाइम के बाद क्या होगा, देखो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, ये तो सेम रहेगा, और वर्टिकल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। ये तो 0 है, इनिशियल कोई वेलोसिटी था नहीं, तो वी वाई कितना हो जाएगा, एक्सीलरेशन कितना है, देखो क्यू ई बाय एम इंटू टी। तो ये हो गया वेलोसिटी। अब देखो वर्टिकल में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, देखो टी टाइम के बाद वाई क्या लिखेंगे हम, यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। बट ये टर्म तो 0 है, तो वाई कितना हो जाएगा, देखो हाफ ए वाई जाएगा क्या, लेकिन कि यू ई बाय एम इंटू टी स्क्वायर क्या है, टी स्क्वायर। अब हमको क्या चाहिए, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टोरी चाहिए। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टोरी क्या होता है, ट्रैजेक्टोरी का इक्वेशन मतलब क्या है, पाथ का इक्वेशन है, मतलब ये किस पाथ में जा रहा है उसका पाथ का शेप क्या होगा, उसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टोरी, इक्वेशन ऑफ शेप। और इक्वेशन ऑफ निकालने के लिए क्या करेंगे, टी को एलिमिनेट करना पड़ेगा।
अब देखो x डायरेक्शन में क्या लिखेंगे, x डायरेक्शन में क्या लिखोगे, x इक्वल टू v नॉट इंटू टी, क्योंकि x डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन नहीं है। ये तो हमको पता है कि x डायरेक्शन का मोशन और y डायरेक्शन का मोशन क्या है, दोनों इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ से t क्या लिखेंगे, x बाय v नॉट। तो इन दोनों इक्वेशन को इक्वल करते हैं तो y क्या लिखेंगे, हाफ q e बाय m इंटू टी के जगह क्या लिखेंगे, x बाय v नॉट का स्क्वायर। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ q e बाय m इंटू v नॉट स्क्वायर इंटू x का स्क्वायर। तो ये कौन सा इक्वेशन है, पैराबोलिक पाथ है। ठीक, अब देखो tan थीटा निकालना है मेरे को, कितना एंगल, उसको बोलते हैं थीटा को बोलते हैं डेविएशन एंगल और एंगल ऑफ डेविएशन। कैसे निकालेंगे, तो tan थीटा लिखो, tan थीटा क्या लिखेंगे, tan थीटा इक्वल टू vy बाय v नॉट, क्योंकि यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट कितना है vy, अगर ऐसा बनाएंगे तो ये कितना हो गया vy, नीचे कितना है v नॉट है, तो tan थीटा कितना vy बाय v नॉट। तो vy कितना हो जाएगा, निकाल चुके हो शायद पहले, हाँ ये है vy। तो vy कितना हो जाएगा, qe बाय m इंटू टी बाय v नॉट। तो ये कितना हो जाएगा qe बाय m इंटू v नॉट इंटू टी। तो ये हो जाएगा तुम्हें एंगल ऑफ डेविएशन। कई बार डेविएशन लेंथ हाइट पूछता है, डेविएशन हाइट मतलब कौन सा, y, y को बोलते हैं डेविएशन y, कितना हाइट डेविएशन हुआ। ठीक है, अब इसका कैलकुलेशन तुम्हें फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, बट कंसेप्ट समझो कैसे हो रहा है कि कौन सा डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, कौन सा डायरेक्शन में एक्सीलरेशन हो रहा है। हो सकता है यहाँ पे चार्ज को पॉजिटिव चार्ज की जगह में नेगेटिव चार्ज लगा देगा तो उसका मोशन कैसे हो जाएगा। जस्ट इमेजिन करो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की जगह में हम नेगेटिव चार्ज रख देंगे तो उसका मोशन कैसे हो जाएगा, कुछ ऐसे हो जाएगा, क्योंकि फोर्स ऐसे लगना शुरू करेगा, कुछ मोशन ऐसे हो जाएगा। कंसेप्ट समझो कैसे हो रहा है, पूरा प्रोजेक्ट का कंसेप्ट है। ठीक है, अब इसको और क्वेश्चन बनाते हैं। देखो अब देखो हमारे पास दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि नेगेटिव चार्ज को दो प्लेट है, ऐसे दो प्लेट रखा हुआ है और इसके बीच में नेगेटिव चार्ज को v नॉट वेलोसिटी में छोड़ दिया। तो बोल रहा है कि ये जो बाहर निकल जाएगा तो उसका एंगल ऑफ डेविएशन कितना है। तो हमको निकालना है एंगल, जो पैरामीटर दिया है उसी टर्म में निकालना है। तो पहला चीज ये नेगेटिव चार्ज क्यों दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, नेगेटिव चार्ज के ऊपर फोर्स कौन से डायरेक्शन में लगेगा, नेगेटिव चार्ज के ऊपर फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो ये ऐसा फोर्स रहेगा, मतलब एक्सीलरेशन ऐसा रहेगा, तो वेलोसिटी ऐसा है, तो इसका पाथ कैसा होगा, ऐसे जाएगा, कुछ ऐसे निकल जाएगा। तो ये बोला जब निकल रहा है तो वो कितना एंगल में निकलेगा, ये हमको चाहिए। ये वाला जो एंगल है बेसिकली हमको एंगल ऑफ डेविएशन चाहिए। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कितना एंगल बना रहा है, पहले तो ऐसे जा रहा था, तो ये एंगल कुछ वेलोसिटी में निकलेगा, तो हमको इस वाला एंगल चाहिए। अब देखो कैसे निकालेंगे। तो एंगल निकालने के लिए क्या चाहिए हमको, वेलोसिटी चाहिए। यहाँ पे देखो सपोज ये वेलोसिटी कितना होगा v नॉट, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में कोई कंपोनेंट चेंज नहीं होता है, तो इधर वाला वेलोसिटी कितना हो जाएगा vy। तो अब थोड़ी देर क्या पढ़े थे, tan थीटा क्या लिखते हैं हम लोग, vy बाय v नॉट और vx। तो पहला हमारा काम क्या है, vy निकालना। तो vy निकालने के लिए क्या करेंगे, vy इक्वल टू एक्सीलरेशन y इनटू t। तो एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा, फोर्स कितना लग रहा है qe बाय मास है, तो ये कितना हो जाएगा qe बाय m इनटू, ये हो जाएगा v। अब t कैसे निकालेंगे, टाइम कैसे निकालेंगे, कितना टाइम है यहाँ से यहाँ तक पहुंचा। अब ध्यान से सोचो, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी कांस्टेंट है, हॉरिजॉन्टल में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो x डायरेक्शन में और हॉरिजॉन्टल में x डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो l इक्वल टू v नॉट इनटू t। तो t कितना हो जाएगा, l बाय v नॉट। तो यहाँ पे रिप्लेस कर दो, कितना हो जाएगा qe बाय m l बाय v नॉट। ठीक है, तो ये हो जाएगा vy। अब यहाँ पे लगा दो tan थीटा आ जाएगा, tan थीटा क्या लिखेंगे, vy बाय v नॉट। तो tan थीटा कितना हो जाएगा, देखो कितना हो जाएगा, qe बाय m l बाय v नॉट बाय v नॉट।
तो tan थीटा कितना हो जाएगा, QEL/m इंटू v नॉट। तो ये हो गया। थीटा क्या लिखेंगे, tan इनवर्स QEL/m इंटू v नॉट। तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन ये बोल रहा है कि तीन चार्ज है, तीन चार्ज को यहाँ पे छोड़ा है कुछ वेलोसिटी देके, मतलब स्टार्टिंग में सबको सेम डायरेक्शन में वेलोसिटी दिया, बट ऐसे देखने मिला दो चार्ज प्लेट है, ऊपर एक प्लेट है नीचे एक प्लेट है। तो ऐसे देखने मिला कि जो फर्स्ट वाला चार्ज है, फर्स्ट दोनों चार्ज ऊपर की तरफ होंगे ऐसे, सेकंड वाला ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। अब तुम्हें बताना क्या है कि पहले तो बोला नेचर ऑफ चार्ज बताना है, सेकंड बोल रहे हैं अरेंज Q/m रेशियो, Q/m रेशियो कैसे निकालेंगे देखो। तो पहला चीज है कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा डायरेक्शन है, पॉजिटिव से नेगेटिव, ऐसा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव चार्ज ऐसे निकलता है, नेगेटिव चार्ज के लिए टुवर्ड्स होता है, तो ऐसा है। अगर ऐसा है, ठीक है, आप ध्यान से देखो, तो ये क्या होना चाहिए, ये पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के लिए फोर्स कैसे लगेगा, नीचे लगेगा और डेविएशन भी नीचे होगा। तो QC क्या है, ग्रेटर देन 0 और पॉजिटिव चार्ज है, बट ए भी क्या है, QA और QB क्या है, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। QC क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, क्योंकि इन दोनों का डेविएशन कैसे हुआ है, ऊपर की डायरेक्शन में हुआ है, मतलब फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में लगा हुआ, फोर्स ऊपर की डायरेक्शन लगा मतलब क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट डायरेक्शन फोर्स लगेगा, ठीक है। अब देखो Q/m रेशियो निकालना है, इसीलिए इस फॉर्मूला लिखा हूं, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। ये डेविएशन के बारे में बताता है, सबके लिए क्या हो जाएगा, x तो सेम है ना, यहां से यहां तक सबका x सेम है, तो Q/m किसको डिपेंड करेगा, y के ऊपर डिपेंड करेगा। जिसका डेविएशन ज्यादा है, जो जितना ज्यादा डिस्टेंस गया उसका Q/m कितना हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि x कांस्टेंट है। अब देखो y क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q/m, तो जिसका y ज्यादा है उसका Q/m ज्यादा है। अब कंपेयर करेंगे a और b के बीच में, ठीक है, तो a और b के बीच में कंपेयर करोगे तो ज्यादा डिस्टेंस कौन ट्रैवल किया है, ऊपर वाला a है, तो a ट्रैवल किया है, तो हम क्या लिखेंगे, Q/m किसका, a का बड़ा है कितना, Q/m b का। अब c के साथ कंपेयर कर सकते हैं जब अगर डाटा दिया रहेगा, मतलब ये कितना डाटा है, कितना लेंथ है दिया रहेगा, तो हम कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो बट ये ऐसे कभी क्वेश्चन पूछेगा कंपैरिजन करने का, तो तुम्हारे लिए ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, जो ट्रैजेक्टोरी का इक्वेशन है ये वो लिखना पड़ेगा तुम्हें। ट्रैजेक्टोरी इक्वेशन लिखोगे वहां पे तुम्हें कंपेयर करना पड़ेगा, कई बार x चेंज हो सकता है और भी कुछ चेंज हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज हो सकता है, तो कभी भी कंपैरिजन करोगे तो ये वाला फॉर्मूला तुम्हें जरूरत पड़ेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसको ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, तो ये बोल रहा है क्या है, दो प्लेट है, क्वेश्चन पढ़ लो पहले फिर ट्राई करो फिर सॉल्यूशन देखना। दो प्लेट है, चार्ज एंटर्स इलेक्ट्रिक फील्ड एज शोन इन द फिगर आफ्टर emerging from the plate, screen है, emerging from plate, it strikes a screen placed at a distance d from the center of plate of length है। मतलब ये क्या बोल रहा है कि दो प्लेट है यहाँ से यहाँ तक, और सिर्फ प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो ऐसा है कि ये मान लो पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है सिर्फ प्लेट के बीच में, तो यहाँ से चार्ज जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से क्या होगा, डेविएट होगा, तो डेविएट होकर यहाँ तक आएगा। फिर उसके बाद एक स्क्रीन है, ये तुम्हारा स्क्रीन है, ये स्क्रीन में स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि स्क्रीन में कहाँ पे स्ट्राइक करेगा, कितना हाइट में स्ट्राइक करेगा, ओरिजिनल जो डायरेक्शन है, ओरिजिनल कितना जा रहा है, ऐसे जा रहा था। तो हमारा पर्पस क्या है यहाँ पे कि जो चार्ज है ये ऐसे मोशन करेगा यहाँ तक, फिर इस यहाँ से यहाँ तक मोशन क्या इलेक्ट्रिक फील्ड में है, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है सिर्फ प्लेट में, आगे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। उसके बाद ऐसे जाके स्क्रीन में टकराएगा, तो हमको चाहिए स्क्रीन में कहाँ पे वो स्ट्राइक करेगा। इसका अगर पाथ बनाएंगे, सपोज ये ऐसे जा रहा है, यहाँ तक जाएगा। अब ध्यान से देखो, यहाँ से यहाँ तक पाथ क्या है, पैराबोलिक पाथ है। इससे पहले हमने डिस्कशन किया था कि परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड में रहेगा तो चार्ज का पाथ क्या हो जाएगा, पैराबोलिक होगा, ठीक है। बट यहाँ से यहाँ तो जो पाथ है, ध्यान से समझो, ये कौन सा पाथ है, ये स्ट्रेट लाइन पाथ है,
क्योंकि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, जीरो है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, ठीक है। मतलब इस रीजन में तो उसके ऊपर फोर्स लग रहा है, इस रीजन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक रीजन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, ई है, उसका आगे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, जीरो है। तो मतलब क्या, यहाँ से यहाँ तक पाथ क्या है, ये कौन सा पाथ है, ये पैराबोलिक पाथ है, और ये कौन सा पाथ है, स्ट्रेट लाइन पाथ है। तो हमको क्या चाहिए, हमको बेसिकली ये लेंथ चाहिए, ये हाइट चाहिए, वो यही पूछ रहे हैं। ये सपोज मैं जो कैपिटल एच मान लेता हूँ। अब इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे, ध्यान दें, इसको दो पार्ट में एनालिसिस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तो पैराबोलिक पाथ है, उसके बाद स्ट्रेट लाइन है। तो मैंने यहाँ पे क्या लेता हूँ, इसको मैं ऐसे बना लिया। सपोज ये हाइट है वाई, निकाल देते पहले वाई, और ये एंगल है थीटा। ये कौन सा एंगल है, इसको क्या बोलते हैं, डेविएशन एंगल। यहाँ से जो डेविएट करेगा कितना एंगल में जाएगा, ठीक है। तो पहले हम y निकालते हैं, फिर डेविएशन एंगल निकालेंगे, फिर हम h निकालना है हमको। देखो देख कैसे निकाल रहे हैं। तो अब देखो हाँ, अब इसका क्या हो जाएगा, देखो पहले हम निकाल देते y कितना होगा, y कितना होगा, देखो y के लिए क्या करेंगे, y क्या है, हाइट है, और y इक्वल टू, और y डायरेक्शन में देखेंगे, u तो जीरो है, वर्टिकल डायरेक्शन में हाफ 80 स्क्वायर, तो y इक्वल टू हाफ एक्सेलरेशन कितना है, q e बाय m इंटू टी स्क्वायर, और t कितना हो जाएगा, ये इसका डिस्कशन मैंने पहले भी किया था। t क्या है कि यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम ये कितना है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो l इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, v नॉट इनटू t, तो y कितना हो जाएगा, देखो हाफ q e बाय m इंटू एल बाय वी नॉट का स्क्वायर, ये हो गया हमारा y, ठीक। अब देखो, अब थीटा निकालते हैं। थीटा क्या हो जाएगा, इस पॉइंट में वेलोसिटी कितना हो जाएगा, वी नॉट है, और इस पॉइंट में वेलोसिटी कितना है, वी वाई है। इसके बाद वेलोसिटी चेंज नहीं हुआ है, बट वहां तक चेंज हुआ है। इस पॉइंट तक इलेक्ट्रिक फील्ड में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो क्या होगा, चेंज होगा, बट इसका आगे में वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, इसका आगे स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है, ठीक है। अब tan थीटा क्या लिखेंगे यहाँ पे, वी वाई बाय वी नॉट, तो वी वाई को क्या लिखेंगे, इसका भी डिस्कशन मैंने किया था, क्यू ई एक्सेलरेशन बाय एम इंटू टी, ठीक है। और टी के जगह क्या लिखेंगे, क्यू ई बाय एम, टी के जगह क्या लिखेंगे, एल बाय वी नॉट, तो tan थीटा क्या लिखोगे, वी वाई बाय वी नॉट, तो ये कितना देखो, क्यू ई एल बाय एम, वी नॉट का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया tan थीटा। अब देखो हमको क्या निकालना है, हमको h निकालना है पूरा, तो h को क्या लिखेंगे, इस वाले ट्रायंगल में देखो, इस वाले ट्रायंगल में tan थीटा क्या लिखोगे, सपोज ये पूरा हाइट h है, ये हाइट कितना है, y है, ये कितना हो जाएगा, h माइनस y, तो उस वाले जो ट्रायंगल है वहां पे क्या लिखेंगे, कौन सा ट्रायंगल नाम दे देता हूँ, ये है a, ये है b, ये है c। ट्रायंगल ABC में क्या लिखूंगा, देखो ट्रायंगल ABC में, ट्रायंगल ABC में क्या लिखेंगे, tan थीटा इक्वल टू BC बाय AC, तो BC कितना हो जाएगा, h माइनस y, और AC कितना हो जाएगा, देखो d माइनस l बाय 2 हो जाएगा। ध्यान से देखो, इसका मिड पॉइंट से यहाँ तक डिस्टेंस कितना d है, बट यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस चाहिए, ये डिस्टेंस कितना l बाय 2 है, क्वेश्चन में लिखा है मिड पॉइंट में है, फ्रॉम सेंटर ऑफ द प्लेट, तो ये डिस्टेंस कितना है, d माइनस l बाय 2। अब इसको तुम्हें सॉल्व करना है, इस पर इन दोनों को इक्वल कर दो, तो यहाँ से tan थीटा निकाले हम कितना, q e l बाय m इंटू वी नॉट स्क्वायर, और यहाँ पे कितना है, h माइनस y, y की जगह अपने वैल्यू डाल देते हैं, q e l स्क्वायर बाय 2m इंटू वी नॉट स्क्वायर बाय d माइनस l बाय 2। अब इसको सॉल्व करना है, तुम्हारा काम है, हमको h चाहिए, बाकी सब तो पता है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाए, क्यू ई एल बाय एम इंटू वी नॉट स्क्वायर डी माइनस एल बाय 2 इक्वल टू एच माइनस 2m इंटू वी नॉट स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो पहले, ये कितना हो जाएगा, क्यू ई एल डी बाई एम इंटू वी नॉट स्क्वायर माइनस
क्यू ई एल स्क्वायर बाय 2m इंटू वी नॉट स्क्वायर इजकल टू एच माइनस, अब देखो ये दोनों कट गया तो h कितना आ जाएगा, क्यू ई एल डी बाय एम इंटू वी नॉट स्क्वायर। तो ये हो गया आंसर। कंसेप्ट इसमें दो है कि एक पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड में ट्रैवल कर रहा है, दूसरा पार्ट में स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है। तो क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन मोशन किया तो उसको मैंने ट्रायंगल टाइप का बना लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो ये बोल रहा है क्या कि दो चार्ज प्लेट है, एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है, जिसका डेंसिटी कितना है, सिग्मा माइनस सिग्मा, क्वेश्चन पढ़ लो पहले। और एक चार्ज को मैंने प्रोजेक्ट किया कितना, कुछ एंगल थीटा करके, वी नॉट वेलोसिटी है, उसका चार्ज क्यू है, मास एम है, ठीक है। और यहाँ पे हम ग्रेविटी को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, कोई ग्रेविटी फ्री प्लेस है, कोई ग्रेविटी नहीं है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि क्या, अब पहले तो इंपॉर्टेंट चीज है इसको डिस्कशन करना है, इसका मोशन कैसे टाइप का होगा, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि कितना टाइम के बाद फिर से प्लेट में पहुंचेगा, कितना मैक्सिमम हाइट होना चाहिए दोनों के बीच में ताकि ऊपर वाला प्लेट में स्ट्राइक नहीं करेगा। अब ध्यान से देखो, मैं इसको दोबारा डायग्राम बना लेता हूं, ऐसा है। तो पहला चीज है ये सिग्मा है, ये माइनस सिग्मा है। अब इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा ये चाहिए हमको पहले, और पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखो कैसे आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट। तो ये जो प्लस सिग्मा है इस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हम पहले पढ़े थे कि चार्ज प्लेट के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब ये नेगेटिव प्लेट है, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, उसी डायरेक्शन में आएगा, कितना, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अब ये हमको पता चल गया कि इनके बीच में अब हम क्या करेंगे, इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है ऐसे, किसका वैल्यू कितना है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। फिर हमने क्या करेंगे, इस चार्ज को प्रोजेक्ट करेंगे यहाँ पे वी नॉट वेलोसिटी में। ये प्रोजेक्टाइल टाइप का हो गया, जैसे प्रोजेक्टाइल में होता है, प्रोजेक्टाइल में क्या करते हैं, ऐसे तो प्रोजेक्ट करते हैं वी वेलोसिटी में, और इसमें एक फोर्स लगता है, कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, और ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जी लगता है। यहाँ भी सेम है, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, इसको ऊपर एक एक्सीलरेशन लगेगा, कौन सा डायरेक्शन, इधर की डायरेक्शन में। सपोज ये है तुम्हारा एक्स एक्सिस, ये है तुम्हारा वाई एक्सिस, तो ए वाई लगेगा। ए वाई कितना हो जाएगा, देखो फोर्स कितना हो जाएगा, क्यू ई बाय उसका मास एम, तो इसको ए वाई लगेगा कितना, क्यू ई बाय एम। अब ध्यान से सोचो कि ये प्रोजेक्टाइल दोनों बराबर है, तो प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला क्या था, प्रोजेक्टाइल में पढ़े होंगे, प्रोजेक्टाइल का रेंज का। अब इसका मतलब इसका मोशन कैसे होगा, अभी देखो इसका मोशन कैसा होगा अभी, कि ऐसा होगा कुछ, प्रोजेक्टाइल मोशन है, ठीक है। अब ये हो जाएगा तुम्हारा पहला क्वेश्चन का आंसर, क्या बोला, टाइम आफ्टर रोज, मतलब प्रोजेक्टाइल का जितना टाइम होगा वही हो जाएगा टाइम पीरियड। और डिस्टेंस कौन सा, ये डिस्टेंस, ये मतलब क्या, प्रोजेक्टाइल का रेंज है। तो बेसिकली हमको प्रोजेक्टाइल का रेंज निकालना है, टाइम निकालना है। और थर्ड वाला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखो मैक्सिमम हाइट बिटवीन द प्लेट सो दैट चार्ज विल नॉट स्ट्राइक द अपर प्लेट। तो उसका मतलब क्या, ये मैक्सिमम हाइट होना चाहिए, तो ऊपर वाला जो चार्ज है ये डिस्टेंस में होना चाहिए। मैक्सिमम हाइट कितना, मिनिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट नहीं, मिनिमम हाइट बोलना पड़ेगा। मैक्सिमम हाइट तो कुछ भी हो सकता है, मिनिमम हाइट बिटवीन द प्लेट्स, मिनिमम हाइट कितना होना चाहिए, इसका मैक्सिमम हाइट जो होगा प्रोजेक्टाइल का, ठीक। अब देखो कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे प्रोजेक्टाइल का, बट प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला क्या होता है, रेंज का फॉर्मूला कितना होता है प्रोजेक्टाइल का, देखो प्रोजेक्टाइल का रेंज का फॉर्मूला कितना होता है, u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g। और g मतलब क्या, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ पे g नहीं है, यहाँ पे ग्रेविटी नहीं है, यहाँ पे कौन सा एक्सीलरेशन है, ग्रेविटी को रिप्लेस किया है ए वाई। तो ये फॉर्मूला कितना हो जाएगा, u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय ए वाई। तो रेंज कितना हो जाएगा, देखो पहला क्वेश्चन का आंसर, u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय ए वाई कितना, क्यू ई बाय एम, ये हो गया। सेकंड, सॉरी ये था तुम्हारा सेकंड का। फर्स्ट का देखो टाइम ऑफ फ्लाइट, प्रोजेक्टाइल का टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो रहा है, t इक्वल टू 2u sin थीटा बाय g। तो g का जगह क्या लिखेंगे, 2u sin थीटा
बाय ए वाई। तो ये कितना हो जाएगा देखो, tan 2u sin थीटा बाय ए वाई कितना है, क्यू ई बाय। सिमिलरली थर्ड वाला पॉइंट में मैक्सिमम आएगा, फॉर्मूला लगाओ यू स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g का जगह क्या लिखें 2ay, तो फिर रिप्लेस कर देंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली इसको हमने क्या किया, प्रोजेक्टाइल से तो कंपेयर कर लिया तो इसीलिए इजी हो गया, नहीं तो फिर कैलकुलेशन करना पड़ेगा, जिसे प्रोजेक्टाइल का डेरिवेशन कहते हैं, बट इसको जो डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और लाइंस ऑफ फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके प्रॉपर्टीज कुछ है, तो एक एक करके प्रॉपर्टीज देखेंगे, ध्यान से देखो। पहला प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता क्या है। ठीक है, तो ऐसा होता है कि अगर मान लो कोई पॉजिटिव चार्ज रखेंगे क्यू है, और उसके पास में क्या होता है, हमको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है कि इस पॉइंट में कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी डायरेक्शन में आएगा, इस पॉइंट में कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इस धर की डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, तो ये बोल रहा है क्या, ठीक है, कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है इमेजिनरी लाइंस है। इमेजिनरी लाइंस कैसे बनाएंगे कि फोर्स ऑन पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को कोई चार्ज के पास रखेंगे और उसका जिस पाथ में मोशन होगा उसको बोलेंगे, और उसका पाथ को ड्रॉ करेंगे उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ध्यान से समझो क्या बोल रहा हूँ कि ये पॉजिटिव चार्ज को, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मतलब बहुत छोटा सा चार्ज को हम क्या करेंगे, इस चार्ज के पास रखेंगे और उसको पास ले जाएंगे, और उसका जिस डायरेक्शन में मोशन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। ठीक है, तो बेसिकली इसका हम क्या बनाते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड को डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मीनिंग ये होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है उसका कोई डायग्राम नहीं होता है, हम इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं कि किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो पहला पॉइंट हम लिखते हैं, देखो क्या है, तो पहला पॉइंट बोलता है क्या कि ये क्या इमेजिनरी लाइन से और जिसको ड्रॉ करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाते हैं। और कैसे ड्रॉ करते हैं, ये सेकंड पॉइंट बोलता है इट इज द पाथ ट्रैवल्ड बाय पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। पॉजिटिव टेस्ट चार्ज का जिस डायरेक्शन में मोशन होगा हम इलेक्ट्रिक लाइंस हम बोलेंगे उसी डायरेक्शन में। अब कैसे ड्रॉ करते हैं, देखो सपोज इमेजिन करो एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, अब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की डायरेक्शन में है, अगर मान लो कोई पॉजिटिव चार्ज रखेंगे उसको फोर्स क्या लगेगा, इधर की डायरेक्शन में रहेगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज कैसे जाएगा, ऐसे चला जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर लगेंगे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, क्योंकि इन दोनों में से फोर्स और रिपल्शन होगा तो ये ऐसे चला जाएगा, तो ऐसे रखेंगे तो ऐसे चला जाएगा। उसका मतलब क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे हो गया, ऐसा आ गया। और जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे होता है। सिमिलरली यहाँ पे नेगेटिव चार्ज देखो, नेगेटिव चार्ज अगर यहाँ पे पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखेंगे तो ये क्या अट्रैक्ट हो गया जाएगा ऐसे, यहाँ पे रखोगे तो अट्रैक्ट हो गया जाएगा ऐसे, तो ये हो गया डायरेक्शन, देखो कैसे। तो थर्ड पॉइंट बोलता है क्या है, इसको लैंग्वेज में लिखते हैं, ठीक है, तो ये बोलते हैं कि पॉजिटिव चार्ज के फील्ड लाइंस ओरिजिनेट हो रहा है जैसे लगेगा, बाहर निकल रहा है, और ये क्या है नेगेटिव चार्ज में टर्मिनेट हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट में देखो, नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है क्या, टेंजेंट। तो नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है क्या, टेंजेंट टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट। ध्यान से समझो कैसे हो रहा है। सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे हमने ड्रा किया, उसको टेंजेंट ड्रा करेंगे, तो सपोज ये ऐसा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, स्ट्रेट लाइन होगा तो कोई दिक्कत नहीं। सपोज मान लो कोई कर्व रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमने ऐसे ड्रा किया, तो किसी पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसा है, यहाँ पे टेंजेंट ड्रा करेंगे। सिमिलरली इस पॉइंट में यहाँ पे टेंजेंट ड्रा करोगे, इस पॉइंट में यहाँ पे टेंजेंट ड्रा करेंगे, तो इसका मतलब क्या है, इस पॉइंट, इस जो लाइन है इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। बट यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कांस्टेंट है, तो इस वाले पाथ में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, तो किसी पॉइंट में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर पता है उनको, वहां पे टेंजेंट ड्रॉ करो। सपोज मैं मान लो ऐसा है, कुछ फील्ड लाइंस इमेजिनरी है ऐसे मान लो,
इस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, ये है। टेंजेंट ड्रॉ करो, इस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा है, टेंजेंट ड्रॉ करो। तो टेंजेंट टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट देखो, ये बोल रहा क्या है, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर because at the point of intersection there will be two direction of electric field which is not possible। उसका मतलब ये हुआ, सपोज मैंने इमेजिन किया कि दो फील्ड लाइंस ऐसे हमने इंटरसेक्ट कर दिया, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन। अब ध्यान से देखो, पहला वाला पॉइंट में क्या बोल रहा है कि किसी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए, तो टेंजेंट ड्रॉ करो। सपोज ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, E1 का है, ये है E2 का। तो मैं बोलूंगा अगर इस पॉइंट में E1 का डायरेक्शन क्या है, इधर की डायरेक्शन में, और इस पॉइंट में E2 का डायरेक्शन क्या है, इधर की डायरेक्शन में, तो एक पॉइंट में दो डायरेक्शन कहीं पॉसिबल नहीं हो सकता। तो इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे अपने आप को, क्योंकि इस पॉइंट में क्या हो रहा है, दो डायरेक्शन पॉसिबल है, तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं होगा कभी। ठीक है, क्योंकि एक पॉइंट में क्या दो डायरेक्शन हो गया, क्योंकि टेंजेंट क्या बोलता है, डायरेक्शन देता है कि एक पॉइंट में दो डायरेक्शन कैसे पॉसिबल हो सकता है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखो 6th पॉइंट। अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करेंगे। पहले आपने क्या पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होता है, नेगेटिव चार्ज में टर्मिनेट होता है। अब हम उसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं। देखो सपोज ये पॉजिटिव चार्ज है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसा है, ऐसा है। अगर नेगेटिव चार्ज है तो टुवर्ड्स ऐसा। अगर मान लो दोनों है यहाँ, तो क्या होगा, दो चार्ज है, ये तो इंडिविजुअल चार्ज है, ये सिंगल चार्ज है, इंडिविजुअल चार्ज है, ये दो है। अब दोनों के लिए क्या करेंगे, देखो ये यहाँ से क्या होगा, निकलेगा और यहाँ से एंटर करेगा, तो ये डायरेक्टली ऐसे जाएगा। अब देखो यहाँ से जो लाइन निकल रहा है वो क्या होगा, धीरे धीरे मुड़ के यहाँ पे पहुंच जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एंटर करना है उसको, और यहाँ पे भी ऐसे हो जाएगा। तो जैसे जैसे धीरे धीरे थोड़ा सा बड़ा सर्कल बनेगा, बट कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे दोनों, ऐसे अलग अलग होगा कि इन दोनों लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। ये ऐसे हो जाएगा और ये ऐसे एंटर कर रहा है। ठीक है, अब देखो दो पॉजिटिव चार्ज के लिए बनाएंगे, दो नेगेटिव चार्ज के लिए बनाएंगे। दो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। और एक पॉइंट है, याद रख सकते हो कि जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो है। ठीक है, तो अगर दो पॉजिटिव चार्ज होता है इक्वल मैग्नीट्यूड के चार्ज में, मान लो मिड पॉइंट में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, हम पहले ही पढ़े थे, तो उसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पे नहीं आएगा। अब यहाँ पे देखो कैसे होगा कि यहाँ से फील्ड लाइन तो निकलेंगे ऐसे, बट इन दोनों यहाँ पे जो फील्ड लाइंस निकलेगा, ये पॉजिटिव चार्ज है तो क्या रिपल्सन होगा, तो इसका फील्ड लाइंस कुछ ऐसा हो जाएगा। और यहाँ पे कुछ ऐसा हो जाएगा, कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझो। और यहाँ पे कुछ ऐसे बना देंगे, ये क्या है, ये बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट बोलते हैं उसको। न्यूट्रल पॉइंट बोला जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, जीरो है, उसका बाहर ऐसे ऐसे रहेगा, पास में ऐसे रहेगा। तो सिमिलर दो नेगेटिव चार्ज अगर रहेगा तो दो नेगेटिव चार्ज की वजह सेम होगा, बट डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा ऐसा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज में क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देखो। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका ज्यादा डिस्कशन हम क्या करें, कंडक्टर के लिए एक सेपरेट टॉपिक पढ़ेंगे, कंडक्टर का प्रॉपर्टीज कैसे हो रहा है उसमें डिस्कशन करेंगे। बट यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कशन कर लेता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टचेस सरफेस ऑफ कंडक्टर परपेंडिकुलरली, मतलब कोई कंडक्टर है उसका सरफेस को परपेंडिकुलर हो जाएगा। जैसे मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर ऐसे आ रहा था, ठीक है, ऐसे था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और यहाँ मैंने कंडक्टिंग स्फीयर रख दिया। कंडक्टिंग स्फीयर है क्या, इसका डिटेल डिस्कशन ऐसे करेंगे क्यों होता है ऐसे, उसका मैं रीजन नहीं बता रहा हूँ अभी, क्योंकि वो कंडक्टर में सेपरेट टॉपिक में डिस्कशन करेंगे कैसे होता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करेगा कि ये सीधा ऐसे एंटर नहीं कर जाएगा, ये ऐसे जाएगा, सपोज मान लो ऐसे,
ऐसे सीधा नहीं जाएगा, ऐसे जाके ऐसे परपेंडिकुलर टच करेगा इसको, बना देता हूँ देखो, ऐसे मुड़ जाएगा, ऐसे परपेंडिकुलर टच करेगा, 90 डिग्री होगा। सपोज यहाँ पे तो ये थोड़ा सा ऐसे नीचे होकर चला जाएगा और ये जाएगा ऐसे 90 डिग्री टच करेगा, ये धन टच कर लेगा। सपोज 90 डिग्री है, मिड पॉइंट में बना देता हूँ, ये ऐसे जाएगा, ऐसे टच करेगा और ये जो निकलेगा कंडक्टर के अंदर, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0 होता है। इसका डिटेल डिस्कशन बाद में करेंगे, बट यहाँ पे निकलेगा ऐसे निकलेगा, 90 डिग्री में निकलेगा। करेंगे इसका डिस्कशन, करेंगे डिटेल डिस्कशन करेंगे कैसे होता है, क्यों होता है, बट यहाँ पे पॉइंट्स है इसलिए बता दे रहा हूँ। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे बता दिया, और यहाँ से ऐसे जाएगा, थोड़ा सा ऐसे होकर चला जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एंड ओपन कर्व व्हिच सिग्निफाइज इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव। एक कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव का डिस्कशन हम कर सकते हो कैसे करेंगे, वर्क पर एनर्जी में पढ़ोगे, कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, वो सारे क्या होते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स क्या है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स में क्या होता है, एनर्जी लॉस होता है, कंजर्वेटिव फील्ड में एनर्जी लॉस होता है, और कंजर्वेटिव फोर्स वर्क डन और एनर्जी लॉस नहीं करते हैं। नॉन कंजर्वेटिव क्या होता है, एनर्जी लॉस होता है। तो बेसिकली इसमें क्या है, इसके भी रीजन में बाद में पढ़ सकते हो या अभी भी बता सकता हूँ। कंजर्वेटिव फोर्स होता है, कंजर्वेटिव फोर्स में क्या होता है, एक लूप में अगर घूम जाएंगे ऐसे तो रिटर्न क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये किसमें, कंजर्वेटिव में। नॉन कंजर्वेटिव में तो रिटर्न कितना हो जाएगा, 0 नहीं होता है। बट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कंजर्वेटिव है, मतलब एक लूप में अगर घूम जाएंगे तो रिटर्न 0 हो जाना चाहिए। बट इसमें थोड़ा सा दिक्कत क्या है, सपोज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखो तो ये कंजर्वेटिव, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्पेशलिटी क्या है, उसका जो टेंजेंट है वो क्या रहता है, इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन देता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का टेंजेंट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देता है। उसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में लगेगा उसमें क्या हो जाएगा, सपोज ऐसा है, इस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, टेंजेंट के डायरेक्शन में। तो अगर कोई चार्ज पार्टिकल को इस पाथ में अगर मूव कराएंगे तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो जाएगा, क्योंकि इस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, टेंजेंट के डायरेक्शन में, तो मोशन भी टेंजेंट के डायरेक्शन में हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट में ऐसे होगा, तो ऐसे करके आएगा तो क्या हो जाएगा, पूरा लूप अगर घूम जाएगा तो उसमें कुछ वार्डन आ जाएगा, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल कितना है, 0 है। बट हमको पता है कि वार्डन कंजर्वेटिव फील्ड में कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। तो इसीलिए हम बोलते क्या है कि इलेक्ट्रिक लूप जो है क्लोज लूप नहीं बनाता है। तो अगर ऐसे कोई क्लोज लूप है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं हो सकता। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा क्या होता है, ओपन लूप होता है, ठीक है। जब कंजर्वेटिव जो फोर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, पोटेंशियल फोर्स, उसमें थोड़ा सा और डिस्कशन करेंगे इसके बारे में, क्योंकि कंजर्वेटिव में थोड़ा समझना पड़ेगा। पोटेंशियल एनर्जी का टर्म आएगा, तो जो पोटेंशियल इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का डिस्कशन करेंगे तो इसका जो ज़्यादा डिस्कशन करेंगे उस समय। नेक्स्ट बोल रहा है क्वेश्चन 9, तो नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है क्या कि इफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट होना चाहिए, दोनों कांस्टेंट होना चाहिए। जैसे वेक्टर होता है, दो इक्वल वेक्टर कब बोलते हैं, जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बराबर होते हैं, तो सेम टाइप का है। अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बराबर है तो उसको क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सपोज मैं ऐसे बोलता हूँ, सपोज ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है तो क्या है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है। ऐसा क्यों है, ध्यान से देखो कि ऐसा होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जहां पे ज्यादा होता है वहां पे क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, ठीक है। जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का क्लोजनेस ज्यादा होता है। नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ेंगे कि अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो वहां से फील्ड लाइंस भी ज्यादा निकलता है। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी देता है कि जितना ज्यादा क्लोजनेस है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, मोर है, ज्यादा है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है,
लेस है। ऐसे भी लिख सकते हो क्लोजनेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसका स्ट्रेंथ के बारे में बात करते हैं, क्लोजनेस और स्ट्रेंथ दोनों बराबर है। अगर ज्यादा क्लोजनेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा है, अगर ज्यादा मतलब गैप है ज्यादा तो के इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोजनेस ज्यादा है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, यहाँ पे गैप है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट नहीं है। अब यहाँ पे देखो सपोज ऐसा है, और ऐसा डायग्राम है और एक डायग्राम ऐसा है। अब इन दोनों का कंपैरिजन अगर करेंगे, ये क्या है, यूनिफॉर्म है नॉन यूनिफॉर्म है, और ये सोचो पहले ये यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है, और ये भी। अब अगर आप देखेंगे इन तीनों में, अब इन तीनों क्या है, क्या तो सेम है, बट इस जो इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड का बात करेंगे इसका क्या डायरेक्शन चेंज हो रहा है कि नहीं, इंडिविजुअल का बात करेंगे। बट इन तीनों का क्या मैग्नीट्यूड सेम है, ऐसे हम बोल सकते हैं इन तीनों का क्या मैग्नीट्यूड सेम है, बट डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इंडिविजुअल का बात करेंगे डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है। बच्चों को बहुत बार लगता है कि यूनिफॉर्म है, ऐसा नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है। ऐसा लगता है कि ये गैप सेम है तो यूनिफॉर्म है, ऐसा नहीं, ये नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि ये और इसमें क्या है, सबका डायरेक्शन सेम है। ये पूरे में डायरेक्शन क्या है, सेम है, इस पूरे में डायरेक्शन सेम है, बट ये पूरे में डायरेक्शन सेम है क्या, नहीं है, क्योंकि डायरेक्शन क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, कर्व पाथ है, तो ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है। ये भी क्या है, ये भी नॉन यूनिफॉर्म है, बट इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, देखो सपोज यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत आता है, तो हम क्या लिखेंगे, E2 का मैग्नीट्यूड क्या है, कम है E1 के मैग्नीट्यूड से, क्योंकि मैंने पहले बताया था यहाँ पे कि जहाँ पे क्लोजनेस ज्यादा है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा है। जैसे यहाँ पे E1 है, E1 का क्लोजनेस कम है तो E1 स्ट्रेंथ, यहाँ पे क्लोजनेस क्या ज्यादा है, पास पास में, तो यहाँ इसका मैग्नीट्यूड स्ट्रेंथ कितना है, ज्यादा है। यहाँ पे क्या है, गैप बहुत है, तो ये इसका मैग्नीट्यूड क्या है, कम है। ठीक है, तो ये पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बहुत बच्चे इसमें गलती करेंगे अगर एग्जाम आ गया तो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो, 10th पॉइंट इंपॉर्टेंट है, उसको क्वेश्चन में करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या बोले, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ओरिजिनेटिंग फ्रॉम ए पॉजिटिव चार्ज और टर्मिनेटिंग इन नेगेटिव चार्ज इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो उसका मतलब क्या है, सपोज कि यहाँ पे कोई चार्ज है Q1, यहाँ से अगर मान लो 10 चार्ज निकल रहा है, और यहाँ पे कोई चार्ज है Q2, और यहाँ पे मान लो तो हमें कितना निकल रहा है, इतना सारा निकल रहा है, तो इन दोनों को कंपैरिजन कर सकते देख के। सपोज ये ऐसा है, तो इसमें कितना निकल रहा है, देखो मैं क्या Q1 बाय Q2 लिख सकता हूँ ऐसे मैग्नीट्यूड, इसमें कितना निकल रहा है, 1 2 3 4 5, तो 5 बाय इसमें कितना है 3 3 6 2 8, तो 8, तो ऐसे बोल सकते हो कि जितना बड़ा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज रहेगा उसमें नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ज्यादा निकलेंगे। तो ये पॉइंट ये बोल रहा है कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ओरिजिनेटिंग फ्रॉम ए पॉजिटिव चार्ज और टर्मिनेटिंग इन नेगेटिव चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा रहेगा तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस भी बढ़ेंगे, चार्ज का मैग्नीट्यूड कम रहेगा तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कम है। इसका रीजन यही है जो पहले वाला पॉइंट में बताया था कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोजनेस रहेगा, पास पास में रहेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा मतलब चार्ज भी ज्यादा होना चाहिए, तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा क्रिएट करेगा। ठीक है, तो इसको और क्वेश्चन पे आता है, एक क्वेश्चन इसमें कराता हूँ। देखो अब देखो एक क्वेश्चन है, तो ये बोल रहे फाइंड, ऐसे डायग्राम बना हुआ है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, दो चार्ज है Q1 Q2 है, अब इनके दोनों का क्या मैग्नीट्यूड तो नहीं पता और नेचर भी नहीं पता, वो निकालना है हमको, बट डायग्राम ऐसे दिया हुआ है। तो कैसे पता करेंगे ये कौन सा डायग्राम है और किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है किसका मैग्नीट्यूड कम है। पहले पूछे नेचर ऑफ Q1 एंड Q2, सेकंड Q1 बाय Q2 पूछा है। तो पहला चीज है यहाँ पे देखो, यहाँ पे सारे लाइन से कुछ एंटर कर रहे हैं, एंटर करेगा मतलब क्या, नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, तो Q1 कितना हो गया
नेगेटिव चार्ज, Q2 क्या है, पॉजिटिव चार्ज। अब ध्यान से सोचो कि इसका फिगर ऐसा क्यों हुआ है कि अगर हमको पता है कि एक पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज रहेगा, इन इसके फोर्स कहाँ पे जीरो होता है, इन बिटवीन तो कभी जीरो नहीं होता है, तो कहाँ पे होता है, बाहर होता है। तो बाहर मतलब यहाँ पे ये इसका स्मॉल मैग्नीट्यूड होना चाहिए, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, जीरो होगा, तो इसीलिए यहाँ पे फील्ड लाइंस के पास नहीं किया है। अब Q1 बाय Q2 कैसे निकालेंगे, मैग्नीट्यूड निकालो, यहाँ पे कितना फील्ड लाइंस निकल रहे हैं, देखो 3 3 6 3 9 1 10, बाय यहाँ पे कितना है 4, तो ये कितना होगा 2.5। तो मतलब कैसे क्या, Q1 बाय Q2 कितना हो गया 2.5, और Q2 क्या पॉजिटिव चार्ज है, Q1 क्या नेगेटिव चार्ज है। तो ऐसा क्वेश्चन रहेगा, बना सकते हो, ठीक है। या फिर ऐसे डायग्राम बोल देगा कि एक पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज है, इसका फील्ड लाइंस का डायग्राम, 2-3 डायग्राम दिया रहेगा ऑप्शन में, तो उसको निकालना पड़ेगा। तो इसमें जब डायग्राम बनाओगे तो ध्यान में देना है क्या होना चाहिए कि जो छोटा वाला मैग्नीट्यूड चार्ज है उसके पास क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहेगा मतलब वहां पे फील्ड लाइंस नहीं होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंप्लीट हो गया।